76 साल आज़ादी के बाद ये देश और इसका लोकतंत्र और इसका संविधान कभी भी इतने खतरे में नहीं रहा जितना आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये शायद आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल दौर है। আমাদের সেই কান্না নিয়ে গান ধরেছেন বারেগুলাম হর্ষ মান্দার, মানে সেই গল্প যেখানে তিনি বলেছেন ক্রাই মাই বিলাভেড কান্ট্রি ক্রাই। সো উই আর ওয়েলকামিং মিস্টার হর্ষ মান্দার टू कोथामुक। वेलकम सर। थैंक यू, प्लेजर टू बी विद यू। पहला सवाल जो है, आप जब वो बुक लिखे थे तब गोधारा चल रहा था। आप जब वो बुक लिखे थे क्राई माई बिलवेड कंट्री तब गोधारा चल रहा था। अब मोदी युग है, मोदी है तो सब मुमकिन है। इस डिफरेंस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखिए 2002 में मैंने जब गुजरात का नरसंहार को देखा, जो कोई दंगा नहीं था, सरकार द्वारा प्रायोजित एक इतना बुरा नरसंहार जिसने औरतों बच्चों को भी नहीं बख्शा, मुझे लगा कि आज जहां हमारा देश जा रहा है मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता हूं और एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मुझे इसके खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन 2002 में मुझे जो डर था कि कहाँ हमारा देश जा रहा है, वो डर पूरी तरह से सही साबित हुआ और आज हम इतने खतरे में हैं। मैं मानता हूँ कि 76 साल आज़ादी के बाद ये देश और इसका लोकतंत्र और इसका संविधान कभी भी इतने खतरे में नहीं रहा जितना आज हो रहा है। और सीधे तरीके से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी पे वार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी पे तो वार हो रहा है, लेकिन एक्चुअली किस पे वार हो रहा है, वो इस देश के संविधान पर हो रहा है। क्योंकि संविधान का ही केंद्रीय वादा था कि मुसलमान हिंदू सब इस देश के बराबर के नागरिक होंगे। अगर वो टूट जाएगा तो ये देश एक तरह से इस देश की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। अब देश का आत्मा का सवाल क्यों है, लेकिन जो इंडिया का नाम भारत कर दे रहा है, इससे इस मुद्दे को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जो इंडिया का नाम आज भारत कर दे रहा है। देखिए ये मतलब बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं हम भारत की भी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की भी बात कर रहे हैं। ये सभी इसी देश, इसी भूभाग में रहने वाले लोग, इसी भूभाग में रहने वाले लोगों का जो परंपरा और इतिहास है, उसी का नाम है भारत, उसी का नाम है इंडिया, उसी का नाम है हिंदुस्तान। तो इसकी रक्षा सिर्फ इस भूभाग को बचाना ज़रूरी नहीं है। इस भूभाग में जो इसमें बहुत गलत परंपराएं भी रही हैं, जाति के और महिला के साथ अत्याचार की, लेकिन इस भूभाग में इस भूभाग में जो सबसे अच्छी परंपरा रही है कि देश का, दुनिया का सबसे सारे जो बड़े मज़हब हैं यहाँ आए और इस देश ने उनको अपनाया, इन्होंने इस देश को अपनाया, सब ने इस देश को दिया है। हर मज़हब के लोग, हर जाति के, हर विचार के लोगों को बराबर का हक इस देश में अगर हिंदुस्तान दिखा सके, दुनिया इससे सीखेगी। There, people said that in economic realms, Congress and BJP have same economic policy. So, how can Congress combat BJP? देखिए सही है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो मार्केट रिफॉर्म्स हुए थे और जो आज इस सरकार की जो नीति है उसमें बहुत फ़र्क नहीं है, सिवाय कि आज जो हम देख रहे हैं वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। कि मतलब ये कोई मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है, 2-3 लोगों को पूरा देश की संपत्ति, हर उसका जो वेल्थ वो 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है, उसको मैं कैपिटलिज्म नहीं कहता हूँ, दैट इज़ समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन ये सही है कि आज लड़ाई आर्थिक नीतियों पे नहीं हो रही है, आज लड़ाई हो रही है इस सवाल पे कि क्या सब इस देश के बराबर के नागरिक हैं या नहीं हैं, और मज़हब के नाम पे ये देश को हम एक बार फिर बांटने के लिए क्या हम तैयार हैं कि नहीं, ये सवाल है। आज एक मुद्दा सामने खड़ा होकर आई है
जो आपसे भारत की कम्युनिस्ट लोग भी बोल रहे हैं, अंबेडकर और भगत सिंह का पथ और एक दिख में सावरकर का पथ, ये दोनों पथ की लड़ाई का अंतिम नतीजा क्या है? देखिए, हमारे आज़ादी की लड़ाई में एक्चुअली जो प्रमुख नाम है उनमें फ़र्क था। मतलब एक तरफ गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद थे, उनका एक किस्म का सोच था। भगत सिंह थे और पूरा लेफ्ट का आंदोलन था। डॉक्टर अंबेडकर थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इनमें बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन आप गहराई से सोचें, इस एक बात पे सब सहमत थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का हम देश बनाएंगे, सब मज़हब का बराबर का एक सेक्युलर हिंदुस्तान बने, सब इसी बात पे सहमत थे। तो मुझे लगता है कि ये सब एक तरफ हैं और सावरकर दूसरी तरफ है, अंबेडकर बिल्कुल इस तरफ है। और क्योंकि आरएसएस के अपने कोई हीरोज़ नहीं हैं जिन्होंने आज़ादी के Didn't even participate in Indian पार्टिसिपेट, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तो इसलिए उनको दूसरे जो नेता हैं उनको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भगत सिंह अगर आज जिंदा होते तो वो पता नहीं क्या सोचते, अंबेडकर क्या सोचते अगर उनको, अब कभी कि गांधी जी को भी ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता को समझना ज़रूरी है कि ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सेदार नहीं थे, उनकी लड़ाई थी हिंदू राष्ट्र की, वो लड़ाई आज भी जारी है। और दो सवाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का परिस्थिति यूनिक है, यहाँ पर कोई इंडिया जो का असर नहीं देखा जा रहा है। ये सेकुलर शक्तियों के बीच ये जो अभ्यंतरीण लड़ाई है, इसे आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखिए, मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल फ़र्क हो सकता है लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल के बीच में, लेकिन ये वक्त अगर वो अपने छोटे फ़र्क को भूले नहीं और नीचे नहीं करके देश को फैसिज्म से बचाएंगे नहीं, तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। मैं नाज़ी जर्मनी का ही उदाहरण देता हूँ। 1933 में हिटलर सिर्फ 32% वोट से उनका विजय हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि लेफ्ट और जो सेंट्रिस्ट पार्टीज थे इकट्ठा नहीं हुए। तो वो इतिहास से आज हम नहीं सीखेंगे तो कौन उसके लिए माफ़ करेगा। एक आखिरी सवाल, आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में विरोधी दल से, राहुल गांधी और न कोई? वर्तमान में कहना बहुत मुश्किल है। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस शायद मनोज झा हैं या महबूबा मोइत्रा हैं या बृंदा कारत हैं। वो शायद उस दौर में नहीं हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन फ़िलहाल सवाल ये है कि बीजेपी के सामने कोई भी खड़ा हो तो देश सुरक्षित होगा। इट इज़ नॉट अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। As a dreamer, as a writer, what is your vision of India? My vision of India, most of all, is a country that is built on fraternity and love. हम लोग अलग मज़हब, अलग जाति के हों, लेकिन एक दूसरे से बंधे हुए हों। आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे पैरों पे जंजीर पड़ गए हैं। आपके पीठ पे कोई चाबुक मारे, मुझे लगता है मेरे पीठ में दर्द उठी है। ऐसा देश मैं बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। एक शायरी का तरह हर्ष मंदार ने बोला। थैंक यू।